टेनेंसी एट सफरेंस और टेनेंसी एट विल, इन दोनों की बात करते हैं टेनेंसीज़ की। अब कोई जो लैंड ओनर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सही है। उस प्रॉपर्टी में अगर वो किसी किराएदार को बिठाते हैं तो उसको हम कहते हैं टेनेंट बेसिकली, जिसकी ये हम बात करेंगे अब टेनेंसी एट विल और टेनेंसी एट सफरेंस और टेनेंसी एट विल की। अब टेनेंसी एट सफरेंस क्या है और टेनेंसी एट विल क्या है? जब किसी भी किराएदार को मालिक मकान उस अपने मकान में बिठाता है तो उसके साथ एक जो है वो एग्रीमेंट करता है। उस एग्रीमेंट के तहत एक प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड होता है, 6 मंथ्स हो सकता है, 12 मंथ्स हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ये जस्ट मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि टेनेंसी एट विल और टेनेंसी एट सफरेंस को समझने के लिए। तो जो एग्रीमेंट होता है वो जब एक्सपायर होता है तो उस एग्रीमेंट को लिहाजा रिन्यू करने की ज़रूरत है। तो अब टेनेंसी एट विल का मतलब जो है वो ये है कि जब आपकी जो एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो चुकी है और फिर भी जो है ना उसमें इम्प्लाइड परमिशन जो है ना मालिक मकान की, उसके साथ आप वहाँ फिर भी रह रहे हैं, तो ये टेनेंसी एट विल का कंसेप्ट आप अभी सिर्फ इतना समझ लें। Tenancy at sufferance, on the other hand, is basically when a tenant continues to live in a rental premises after the lease is expired। मतलब जब जो एग्रीमेंट है, जब जो लीज़ है वो एक्सपायर हो चुकी है, सही है। तो वो एक्सपायर होने के बाद वो रह रहा है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें अपना टेनेंट को, किराएदार को जो है वो मालिक मकान की परमिशन थी। ऑन द अदर हैंड इसमें टेनेंसी एट सफरेंस में उसके पास परमिशन नहीं है, वो फिर भी रह रहा, फिर भी स्टिल लिविंग इन। अब टेनेंसी एट सफरेंस जो होता है इसमें जो लैंडलॉर्ड है उसने उसको अभी तक टेनेंट को परमिशन नहीं दी, या फिर कोई भी जो एग्रीमेंट है या जो लीज़ है वो रिन्यू अभी तक नहीं की। और जो इसमें लैंडलॉर्ड है और वो जो लीज़ एग्रीमेंट साइन करता है ना उसमें उसने कोई एक्सटेंड किया है ना उसने कोई आगे जो है ना उसको बढ़ाया है। तो टेनेंसी एट सफरेंस में विदाउट द लैंड लॉस, विदाउट द ओनर्स परमिशन वहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, और टेनेंसी एट विल में जो है उसको एक इम्प्लाइड परमिशन होती है। अब इन दोनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि अब टेनेंसी एट सफरेंस में जो है वो परमिशन नहीं होती, परमिशन नहीं होती टेनेंसी एट सफरेंस में। टेनेंसी एट विल में जो है वो कंसेंट है उसका। अब टेनेंसी एट सफरेंस में क्या होता है कि जो लीज़ है वो एक्सपायर हो चुकी है और वो रिन्यू नहीं हुई। टेनेंसी एट विल में जो है वर्बल एग्रीमेंट एटलीस्ट हो चुका है। वर्बल एग्रीमेंट से मेरी मुराद क्या है? वर्बल एग्रीमेंट से मेरी मुराद ये है कि उसको जो एक इम्प्लाइड परमिशन है मालिक मकान की कि जी हाँ आप रह सकते हैं, जबकि आपका जो लीज़ है वो एक्सपायर, हेंस इट इज़ एक्सपायर्ड बट स्टिल यू कंटिन्यू टू लिव इन। तो ये वर्बल एग्रीमेंट एटलीस्ट यहाँ एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर ये है, अच्छा इन दोनों में एक सेम चीज़ है, वो ये है कि जो अपना रेंटल रिलेशनशिप है ना वो फिर भी कंटिन्यू रहता है इसमें। अब रेंटल रिलेशनशिप आपको मैं भी समझाता हूँ। रेंटल रिलेशनशिप जो है ना, जो कि एक टेनेंट और ओनर के दरमियान होता है, जिसमें बेसिक से समझ लेंगे, जिसमें जो टेनेंट ओनर की प्रॉपर्टी का जिस प्रेमिसेस में वो रह रहा है उसका ख्याल रखेगा, उसके उसी तरीके से रेंट पे करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सही है। और इसमें जो टेनेंसी एट विल में जो है वो एक ओपन एंडेड जो है ना, इसमें एक एग्रीमेंट जो है लिहाजा वो आ गया, क्योंकि अब वो जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था वो तो क्योंकि एक्सपायर हो चुका है, और अब जो है किराएदार को उसकी वर्बल एग्रीमेंट के तहत वो कंटिन्यू कर रहा है उस प्रेमिसेस के अंदर। तो लिहाजा अब जो यहाँ वाला जो एग्रीमेंट है ना, यहाँ वाला जो रेंटल रिलेशनशिप है वो थोड़ा जो है ना ओपन एंडेड हो गया है। उसमें एज सच स्ट्रिक्ट टर्म्स नहीं है क्योंकि उसमें वर्बल एग्रीमेंट है। यहाँ पर क्योंकि वर्बल एग्रीमेंट नहीं है और क्योंकि टेनेंसी एट सफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ वो वैसे ही पे करेगा, सब कुछ पे इसमें भी करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा जो है ना उसको एक लेवरेज कह सकते हैं आप मिल सकता है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टेनेंसी एट सफरेंस को ख़त्म करने के लिए? अब देखें, जो पार्टी है जो ये विश करती है कि जो मतलब उसकी जो एग्रीमेंट है वो उसने ख़त्म करनी है, सही है, तो वो अब जैसे कोई मालिक मकान है, सही है, तो वो क्या कर सकता है कि जो टेनेंसी एट सफरेंस में जो बंदा रह रहा है ना, जो किराएदार है, उसको एक रिटन नोटिस दे सकता है कि भाई आप जो है
मेरी प्रॉपर्टी जो है वेकेट करें, सही है। रिटन नोटिस के तहत वो उसको जो है इवैक्यूएट, सही है, करवा सकता है, बाहर निकाल सकता है। ये जो है अब अच्छा, इसके लिए जो है ना लॉ में हमेशा हम देखते हैं टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। अब ये मतलब यूजुअली तो होता है 30 दिन में, सही है। 30 दिन पहले जब वो खाली करवाते हैं तो 30 दिन पहले उनको बताना होता है। अब इसमें भी ये जो है ना इसी तरीके से होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है वो लॉ के हिसाब से ही होगा। उसके अलावा टेनेंसी एट विल और टेनेंसी एट सफरेंस में जो बिल्कुल बेसिक हम बात करेंगे, सही है। अपना जो टेनेंट्स के राइट्स होते हैं उसकी हम बात करेंगे। टेनेंसी एट सफरेंस में क्या होते हैं। अब टेनेंसी एट सफरेंस जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आती है इसकी हम बात करते हैं। टेनेंसी एट सफरेंस जो है स्टार्ट कब होती है, उसका स्टार्ट होने के लिए कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं। वो ये चीज़ें हैं कि पहली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि जो लीज़ है वो एक्सपायर हो जाए, क्योंकि अगर लीज़ है फिर तो वो जाहिर सी बात है उसकी परमिशन के साथ, मालिक मकान की परमिशन के साथ रह रहा है ना। लीज़ एक्सपायर हो जाए, उसके बाद जो है ना टेनेंसी एट सफरेंस स्टार्ट हो जाती है अगर मालिक मकान का उसके बाद इम्प्लाइड कंसेंट नहीं है, सही है। और जो लैंडलॉर्ड है उसने परमिशन नहीं दी, सही है, उसने कंसेंट नहीं दिया टेनेंट को कि आप जो है ना लिहाजा वहाँ रहना कंटिन्यू करें। तो टेनेंसी एट सफरेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, लीज इज़ एक्सपायर्ड। सेकेंडली जो है अब ओनर का हैज़ नॉट गिवन कंसेंट, इस तरीके से करूँ, उसने कंसेंट नहीं दिया, और उसके अलावा जो टेनेंट है वो फिर भी जो लास्ट लीज़ के टर्म्स थे ना, जो पहले जिस लीज़ के तहत वो उस प्रॉपर्टी में कंटिन्यू कर रहा था, रह रहा था, उसके तहत जो सारे टर्म्स हैं उनको वैसे ही फॉलो करेगा। उनमें क्या हो सकता है, उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो किस तरीके से वहाँ रेंट पे कर रहा था, किस तरीके से प्रॉपर्टी का ख्याल रख रहा था और प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुँचाए, और ये सारी चीज़ें, सही है। और जो मालिक मकान है वो वैसे ही उस प्रॉपर्टी को सेफ़ और हैबिटेबल कंडीशन में रखेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो अपना इसमें जो है वो शामिल हैं।